हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन सिंह आज आपकी कक्षा 10 की हिंदी की दूसरी कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैंने पहली क्लास में आपको फ्लेबस मात्रा हल कराया था और दिखाया था कि आपकी यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्या क्या आपका फ्लेबस है, क्या क्या इसमें आने वाला है और क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो ठीक है, चलते हैं। और आज आपकी दूसरी क्लास में मैटर लेकर आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। तो क्रम से सभी लोग जो है इसका अध्ययन करते चलेंगे एक एक करके, और इसको सीरियस लेके पढ़ाई कीजिएगा। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम नहीं तो 90+ नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज इस क्लास में मैं क्या लेके आया हूँ। अपने फ्लेबस के अनुसार जो मैंने पीछे फ्लेबस बताया था आपको, वही फ्लेबस के अनुसार मैं जो है आज हिंदी की पहली क्लास लेकर उपस्थित हूँ। क्लास तो दूसरी है पर जो है मैटर पहला ही है, क्योंकि पहली क्लास में मैंने केवल फ्लेबस बताया था। इसलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना था, तो उसी के माध्यम से मैं ये लेके आया हूँ। पहले आपको जानना होगा कि हिंदी गद्य क्या चीज़ होती है ना। गद्य क्या है, पद्य क्या है, तो पहले इनको देखते हैं। पहले ये क्लियर करते हैं कि गद्य होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आज तक आप यही ना समझ पाए होंगे गद्य क्या और पद्य क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गद्य क्या है। गद्य छंद ताल लय, यहाँ पे ताल आप लोग लिख सकते हैं या छंद लय लिख सकते हैं। छंद ताल लय एवं तुकबंदी से मुक्त विधा गद्य कहलाती है। ठीक है, गद्य गाया नहीं जा सकता, गद्य गाया नहीं जा सकता है। जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि। क्या हम इसको गा सकते हैं? सभी लोग बताइए, क्या हम इसे गा सकते हैं? कोई नाटक है, क्या उसे आप गा के सुना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे क्या हैं? गद्य हैं। गद्य गाया नहीं जा सकता, जैसे हमने बता दिया एग्जाम्पल में कि क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए फिर है पद्य। गद्य हो गया, अब फिर है पद्य। पद्य में देखते हैं छंद ताल लय एवं तुकबंदी से, छंद ताल लय एवं तुकबंदी से युक्त विधा को। अच्छा, इसमें देखिए मुक्त विधा ही थी और इसमें युक्त विधा है। ज़्यादा परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको देख लीजिए, यहाँ पर मुक्त है और यहाँ पे युक्त है। ठीक है, छंद ताल लय एवं तुकबंदी से युक्त विधा को पद्य कहते हैं। पद्य गाया जा सकता है, यहाँ पद्य गाया जा सकता है ना। पद्य क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं कि पद्य गाया जा सकता है। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं, इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा तथा कविताएं आदि आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दोहा, सोरठा, कविताएं, यानी हम इनको गा सकते हैं। जैसे आप कबीरदास के दोहे गाकर सुना सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अब हमने जैसे हमारे फ्लेबस में क्या दिया था, पहला पॉइंट, आप अपना फ्लेबस देखिए जो मैंने नोट कराया था फ्लेबस पहली क्लास में। तो देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पे आया था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो मैंने बताया था कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा। तो आपने देखा था कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में आया था छायावादी और छायावादोत्तर युग, या हम उसे कह सकते हैं शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो उसी का हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा सभी जितने भाग में इसको बांटा गया है, जितने कालखंडों में बांटा गया है हिंदी गद्य साहित्य को, लेकिन जिसमें अध्ययन जिनका करना है केवल अध्ययन उन्हीं का कराएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। फिर है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की बात कर रहे थे। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में देखिए क्या क्या आ रहा है, सबको दिख तो रहा है ना। हाँ, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। वो पहला कौन सा है? पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो 13वीं शताब्दी से मानी जाती है। 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक मानी जाती है। पूर्व भारतेंदु की समय सीमा इतनी ही मानी जाती है। और मैं आगे बता रहा हूँ, जो यहाँ पे नीचे नहीं आ सका है तो मैं ऊपर जो है इरेज करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सब लोग जो है नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में।
ये आप लोगों के लिए बहुत ही जो है लाभकारी होने वाली क्लास। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जो जो स्टूडेंट इसको नोट ना कर पाए हों तो एक बार वीडियो जो है पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पूर्व भारतेंदु युग हो गया। अब है पूर्व भारतेंदु के बाद दूसरा जो आता है वो है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। भारतेंदु की जो समय सीमा है वो मानी जाती है सन 1868 ईस्वी से सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक। नंबर 3 में आता है द्विवेदी युग। इन सभी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो इसको जो है नोट करते चलिएगा। द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद क्या आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो समय सीमा होती है वो 1900 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक मानी जाती है। 1922 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। फिर द्विवेदी युग के बाद कौन सा युग आता है? तो द्विवेदी युग के बाद आता है छायावादी युग। कौन सा आता है? छायावादी युग। छायावादी युग। इसको और नाम से जानते हैं आप, एक और नाम है शुक्ल युग। क्या नाम है? शुक्ल युग। ठीक, इसकी समय सीमा क्या है? ये माना जाता है सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। 1938 ईस्वी तक। अगला है नंबर 5 जिसको कहते हैं छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को आप शुक्लोत्तर युग भी कह सकते हो। शुक्लोत्तर युग। ये शुक्लोत्तर युग। इसकी समय सीमा क्या है? देखिए, ये बहुत ही आसान है याद करने के लिए। अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो बहुत ही आसान है। जैसे देखिए 13वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है सन 1868 ईस्वी तक। तो जहाँ से इसकी समाप्ति हुई है पूर्व भारतेंदु युग की, वहाँ से भारतेंदु युग की शुरुआत हुई है। ठीक, फिर जहाँ से भारतेंदु युग की समाप्ति हुई है वहाँ द्विवेदी युग की शुरुआत हुई है। फिर जहाँ से द्विवेदी युग की समाप्ति हुई है वहाँ पे छायावादी युग की शुरुआत हुई है। जहाँ छायावादी युग की समाप्ति हुई है वहाँ से छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग की शुरुआत होनी चाहिए, है ना। तो सन 1900 लिख लीजिए, सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी। सन 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। फिर देखिए जो लास्ट है वो है आपका स्वतंत्रोत्तर युग। ये अंतिम युग था, है ना। ये स्वतंत्रोत्तर युग। स्वतंत्रोत्तर युग। इसकी समय सीमा सभी लोग जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उसके बाद का जो समय है वो सारा समय क्या माना जाता है? स्वतंत्रोत्तर युग का, क्योंकि उसी समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और जब से स्वतंत्र हुआ था तो उसी समय से ये स्वतंत्रोत्तर युग माना गया है। ठीक है, सन 1947 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। 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 1947
आज तक कह सकते हैं, आज तक, यानी सन 1947 ईस्वी से आज तक का समय जो है वो हमारा किस युग से नाम जाना जाता है, स्वतंत्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। तो सब लोग इसकी नोट्स बना लेंगे, कोई लापरवाही नहीं करेगा। हम बड़ी मेहनत से इसको जो है बनाए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। और देखिए मैटर भी बहुत शार्ट है, हम बहुत बड़ा मैटर नहीं देंगे ताकि आप जो है कम समय में अधिक से अधिक तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सभी लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में। कोई जो है ऐसा नहीं करिएगा कि बस केवल पढ़ लें, क्योंकि ये भूल जाएगा। अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आगे आप इसका रिवीजन भी आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। हाँ, और देख लीजिए इसमें हमें जो अध्ययन करना है तो पूरी चीज़ों का अध्ययन नहीं करना। मैं इसमें बता दूं आपको अध्ययन किसका करना है, क्योंकि सिलेबस में जहाँ तक देखते हैं तो सिलेबस में क्या था, हमें केवल इन दोनों को पढ़ना था, इन दो युगों को पढ़ना था। मैं इसमें इसको चिन्हित करे दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये दो युगों का अध्ययन आपको करना है, केवल छायावादी और छायावादोत्तर युग का। ठीक है, अगर आप इनको भी याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी आपके बोर्ड के एग्जाम में जो पूछी जाने वाली हैं चीज़ें वो केवल ये दोनों आएंगी, हिंदी गद्य साहित्य की इतिहास में से। ठीक है, तो मैं इनको जो है अब विस्तार से पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें जानते हैं क्या पूछा जाएगा, इसमें आ जाएगा छायावादी युग में और छायावादोत्तर युग में। इसमें पूछे जाएंगे आपके देखिए लेखकों के नाम पूछे जाएंगे कि इस युग के कौन कौन से लेखक हैं, या उनकी विधाएँ पूछी जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सब कि क्या किसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लिए होंगे, मैं इनको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमें पढ़ना था छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। तो हमें जो पढ़ना अध्ययन करना है उसको करना है छायावादी युग का। चलिए, छायावादी युग, छायावादी, या हम इसको कह सकते हैं शुक्ल युग, शुक्ल युग, शुक्ल युग, इसका अध्ययन हमें करना है पहले। ठीक है, डाल लीजिए सब लोग ये हेडिंग, आगे लिखाते हैं। चलिए हेडिंग डाल लिया। चलिए तो लिखते हैं इसमें छायावादी युग या शुक्ल युग। शुक्ल युग की समय सीमा देखिए, इस युग की समय सीमा सन 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है, मानी जाती है। अब देखना है इस युग में किन किन लेखकों ने जो है अपना योगदान दिया है गद्य लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस युग के
प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित हैं। चलिए एक तरफ डाल लीजिए लेखक और एक तरफ डाल लीजिए इनकी लेखक, एक तरफ डाल लीजिए इनकी रचनाएं। चलिए ठीक है, तो इतना आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए और लेखक और रचनाएं जो है हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। ठीक है, इसकी सारणी बनवाएंगे और इसमें जो आपका बच रहा है छायावाद उत्तर योग या शुक्लोत्तर योग उसको भी आगे नोट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो है क्लास थोड़ी लंबी होने जा रही है, तो हम आगे का मैटर जो है अगली कक्षा में देंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सब लोग।